बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ईद एक बार फिर से मुबारक। ईद का चौथा दिन है और लाहौरियों की जो ईद है वो तो पूरा हफ्ता ही चलती है और चल भी रही है। आज तो वैसे भी ऑफ है और सब लोग ईद वाले ही अभी उसमें हसार में हैं, लेकिन चूँकि हम लोग अपने दफ्तरों में मौजूद हैं, आपके साथ हमने ईद का दूसरा दिन भी बनाया, आज भी मौजूद हैं। आज ईद तो नहीं कह सकते हम दुआ गो हैं कि ये सेलिब्रेशंस, ये खुशियाँ इसी तरह हमेशा रहें, आप लोग खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और ये त्यौहार ही होते हैं, रौनकें होती हैं और हमने देखा लोग बड़े खुशी से इन त्योहारों को एंजॉय भी करते रहे। फैमिलीज़ का आना जाना और मिलना जुलना, इकट्ठे खाने पे बैठना, यही खूबसूरती है इन त्योहारों की। सो अल्लाह ताला ये रौनकें इसी तरह से बहाल रखी, क्योंकि वो जो कोविड वाली ईद है वो हम लोगों ने भी देखी है। सो दुआ यही है कि ये रौनकें, ये खुशियाँ इसी तरह से बहाल रहें और सबको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है और आगाज़ में जी अब गर्मी बढ़ती चली जा रही है और अब ईद के 3 दिन हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, लाइट भी नहीं गई है। अब आगे वो सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। एलानिया लोड शेडिंग तो होगी, लेकिन उसके साथ गैर एलानिया भी होगी। सो अब वो वाले इश्यूज़ भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों ने तसल्ली भी रखनी है, हौसला भी रखना है। गुस्सा बहुत आ जाता है कुछ लोगों को गर्मी में, वो भी कम करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का मौसम कैसा होगा। सो बाहर कोमल मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। जी कोमल, बताइए कैसा रहेगा आज मौसम और अभी कैसा है, दिन भर क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? बिल्कुल अना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर पर सूरज जो है वो अपने तीखे वार दिखाने वाला है और इस वक्त भी जो छाँव वाली जगह है वहाँ पर हवाएं जो चल रही हैं वो थोड़ी सी ताज़ा ठंडी महसूस हो रही हैं, तो थोड़ा सुकून सा महसूस होता है। लेकिन जिन जगहों पर जो है वो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, सूरज की सुनहरी किरणें अच्छी खासी गर्मी का एहसास दिला रही हैं, तो शहरियों के लिए परेशानी का बाइस भी बन रही हैं। शहरी जो है वो छाँव की तलाश में नज़र भी आ रहे हैं। वहीं परिंदों के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बारिशें तो नहीं होगी, लिहाजा माहिरीन परिंदों के हवाले से ये कह रहे हैं कि जहाँ पर हम देख सकते हैं, जहाँ पर हमारी पहुँच है कि हम जो है वो उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए पानी का इंतज़ाम करें, उनके लिए छाँव का इंतज़ाम करें, तो हमें जो है वो उनके लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है और आइंदे 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा और मज़ीद गर्म और सख्तियाँ दिखाएगा। बारिशों से मुतल्लिक जैसा कि कोई पेशगोई नहीं है। और अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो अना फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफा देखा गया है और इस वक्त लाहौर AQI के एतबार से दूसरे नंबर पर आ चुका है और AQI की मजमूई शरह भी 160 रिकॉर्ड की गई है। जी थैंक यू कोमल, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। यानी अब आगे गर्मी तो बढ़ने वाली है। अल्टीमेटली रोज़े अच्छे गुजर के अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि गर्मी भी अच्छी गुजर जाएगी, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मी तो होगी और ऊपर से जो हालात बन जाने हैं वो ज़्यादा परेशान होंगे। खैर, हम बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। पहली खबर है, तालीमी इदारों के तरफ ऑपरेशन तलबा को मनशियात से बचाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। ओवर चार्जिंग करने वाले जेल जाएंगे, पार्किंग माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 का चालान CTO ने टास्क दे दिया। अच्छा जी, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये अस्पतालों के हालात जो हैं ये वर्स ही होते चले जा रहे हैं। आएंगे इस खबर की तरफ भी। सबसे पहले बहुत अहम, बहुत बड़ी खबर है और मेरे ख्याल से हमेशा ऑपरेशन हुए, हमेशा इस चीज़ पर काम हुआ, लेकिन बेसूद रहा। अब इसको आप राइट ट्रैक पे कैसे लेके जा सकते हैं, तजावीज़ भी जानेंगे, मौजूदा सूरत हाल भी जानेंगे। IG साहब ने खुद इस पर प्रॉपर, अभी मैं थोड़ी देर पहले ऊपर सुन रही थी, पैगाम जारी किया है कि क्या इसके लिए प्लानिंग करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब, राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। गुज़िश्ता नहीं कहती क्योंकि आज भी छुट्टी है, तो चलिए ईद ही मुबारक। नहीं, किसकी छुट्टी है?
हमारी नहीं है, लेकिन वैसे तो ऑफिस मैं से सुबह जब काले कपड़े पहन रहा था तो मैंने तो यही सोचा कि ये पहनने यही चाहिए। इसकी वजह ये है कि घर वालों की अभी जो है ईद जारी है और मुझे काम पे जाना, बल्कि तमाम मुलाजमीन की जा रही है, सरकारी और सरकारी, जो पूरे पंजाब सरकारी इदारे सभी जगहों पर। आपका एहतजाज रिकॉर्ड कराना कोई रंग नहीं लेकर आएगा, 3 छुट्टियां कर ली हैं मेरे ख्याल से, ये काफी है। ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहली दफा की है और बहुत खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं। और 3 दिन अब सही मैंने में सेलिब्रेट जिसको कहते हैं वो उस तरह किया। राव साहब ने पूछा कि कैसे गुजरी, आपने भी पूछा कैसे गुजरी। अच्छा, बड़ी अच्छी गुजरी। पहले दिन जो है वो उसी तरह से नमाज और फिर सिस्टर की तरफ जाना हुआ, अगले दिन भाई की तरफ जाना हुआ, फिर उससे अगले दिन कल शाम में भी एक इवेंट था भाई के घर पे, वहाँ पे जाना हुआ। तो मैं तो समझता हूँ कि 3 दिन बहुत सेलिब्रेट। वो इन त्योहारों की यही खूबसूरती होती है ना कि एक दिन आप जा रहे हैं, एक दिन आपके घर मेहमान आ रहे हैं। सो हम तो दुआ गोई हैं कि रौनक। राव साहब आप दफ्तर में मौजूद रहे। मेरे लिए बड़ा अजीब सा था, असाइनमेंट डेस्क की कॉल आती है कि आपकी जो ईद की छुट्टी है वो पहले साहब अब तो आदत हो जानी चाहिए, इतने साल आपको सहाफत में हो गए, आप क्या अजीब। आपकी पहली छुट्टी जो आपकी छुट्टियां 2 छुट्टियां हमें मिली बुनियादी तौर पर, एक बाद में एडजस्ट की जाएगी, 3 हो जाएंगी। तो जो छुट्टी दी गई वो चांद रात वाली थी और यानी जुमा को, और फिर ईद का पहला दिन। और मैं हैरान था कि प्राइम मिनिस्टर की, जो मैं मुस्लिम लीग नून की बीट करता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर लाहौर में है, गवर्नर ने लाहौर में नमाज अदा की है और बीट रिपोर्टर को छुट्टी दे दी है। तो बहरहाल वो मैंने भी पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ कि कोई आर्गू नहीं किया, बट ठीक है आपने अच्छा फैसला किया। तो बहरहाल वो इस तरह से ईद की नमाज आराम से पढ़ी, अफरा तफरी में नहीं पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और टका के नींद पूरी की और जहाँ चाहिए वहाँ पड़ी, जहाँ ये भी घर के बिल्कुल सामने। सो ये अच्छी चीज़ें हैं जी, हमारे त्यौहार इसी तरह से खुशियों के ये त्यौहार हैं। और ज़बरदस्त बच्चों की ईद बड़ी ज़बरदस्त रही। मैंने जिस तरह टीवी पे भी देखा और हमारे अपनी फैमिली में बच्चे जिस तरह ईद मनाते हैं, यकीन माने एक्चुअली बच्चों की। अच्छा, पहले मैं एक वजाहत कर दूँ छोटी सी, वो राव साहब आप भी, और ईद के अगले दिन भाई ससुराल भी गया था, वो उन्होंने घरों पे आ जाना तू ससुराल का नाम नहीं लिया, ले लिया जनाब। आप नहीं गए? गया क्यों नहीं गया, मैं तो हर वक्त जाता हूँ। बनता है, जरूरी है, गली में ससुराल है तो हर वक्त जाना ही, उसके बगैर ईद नहीं पूरी होती है। खैर अब आ जाते हैं जी खबरों की तरफ जी, क्योंकि हमारी अखबार में आज जो लीड स्टोरी छपी है उसकी तरफ सबसे पहले तालीमी इदारों में ऑपरेशन किया जाएगा। तालीमी इदारों से बहुत सारे हमारे सामने स्कैंडल्स भी आए, तलबा को मनशियात से बचाने का प्लान बनाया गया है और मेरे ख्याल से ये जड़ पकड़ने की अब कोशिश की जा रही है। आमिर भाई जी बिल्कुल, आपने अच्छा किया कि आप सबसे पहले मेरी तरफ ही इशारा किया, क्योंकि मैं ये इसको तालीमी इदारों का नहीं समझता हूँ, ये मैं समझता हूँ हॉस्टल्स का और प्राइवेट हॉस्टल्स का। आप आज भी अगर जियो टैगिंग आई जी साहब करवा लें, तमाम प्राइवेट हॉस्टल्स की वहाँ पर जाकर उनका डाटा जो है उसको रखें, मेंटेन रखें, उसको पकड़ें और बताएं कि ये आपने कहाँ से रजिस्टर कराया कि आप एक गर्ल्स या बॉयज़ हॉस्टल बना सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपके पास जो स्टाफ है वो क्या क्वालिफाइड है, उनके शनाख्ती कार्ड कहाँ के हैं, कहाँ से वो काम करने आते हैं, उनके घर का कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें उसको पकड़ने की ज़रूरत है। आज भी अब तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं शायद, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे तलबा भी हॉस्टल्स में रहते थे जो जराइम पेशा थे और वो जुर्म कहीं करते थे, आके रहते हॉस्टल्स में थे और दाखिल भी नहीं थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी स्टूडेंट्स ही नहीं थे। अच्छा, स्टूडेंट्स ही नहीं थे। अच्छा, ये तो था कि एक यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है, लेकिन आप जिस मर्जी सोसाइटी में चले जाएं जहाँ करीब कोई यूनिवर्सिटी को कॉलेज है, उसके इर्द गिर्द मशरूम ग्रोथ घरों के अंदर हॉस्टल्स बन जाते हैं। ऐसे है, ना उनकी टाइमिंग्स का कोई पता है किसी को, वो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल और घर जैसा माहौल और पता नहीं क्या क्या इश्तिहार लगे होते हैं खंभों के ऊपर, मैंने देखे, लेकिन उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका कोई पता नहीं है कि ये कौन लोग हैं, क्यों, किन मकासद के लिए चला रहे हैं, क्या इनका कोई पीछे कोई इनका कोई ऐसा डाटा मौजूद तो नहीं कि उनके ऊपर पर्चे तो नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने हॉस्टल की आड़ में कोई नया मैं तो उसको राव साहब पखंड खाना कहूँगा, दूसरा लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहता, इस्तेमाल नहीं करना चाहता, हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, तो ये मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। ये ज़रूर करें आप तलीमी इदारों में, लेकिन सबसे पहले आप इन हॉस्टल्स को रजिस्टर्ड करें, कितना ये कमाते हैं, कितना ये टैक्स देते हैं, इनके पास जो स्टाफ है वो क्या क्वालिफाइड है नहीं है। इसके बाद आ जाएँ स्कूल्स और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जो स्टाफ काम करता है, जो कंटीन चलाता है, जो वहाँ हाकरोग है, वहाँ पे इवन आपके गेट पे जो लोग मौजूद हैं, उन सब का डाटा जो है, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उन पर कोई पर्चा है या नहीं है,
ये सारी चीज़ें निकालें, आपको इन्हीं में से जराइम पेशा लोग और इन्हीं में से मंशियात फरोश जो है वो मिल जाएंगे। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब राव साहब जी, राव साहब। अच्छा, मेरा थोड़ी सी से ओपिनियन मुख्तलिफ, आपने ऐड किए हैं चीज़ें, अच्छा किया है, ये इस पर डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए और ये सरकारी इदारों में इनका डेटा ज़रूर सामने आना चाहिए। हॉस्टल्स की भरमार है, ख़ास तौर पर ये अगर आप बात करें रायवन रोड की या ख़ियाबान जनाह की, और ये जो नई पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर्स की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके आसपास बहुत ज़्यादा है, PIA रोड है या जो टाउन में इवन बहुत ज़्यादा है, तो इनका डेटा तो ज़रूर मुरतब होना चाहिए। लेकिन मनशियात का इस्तेमाल जो है वो उसके लिए हमेशा हमने मनसूबाबंदी करते देखा है और बयानात से बात आगे नहीं बढ़ सकी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ख़बरें तो रोज़ देखते हैं कि इतने किलो मनशियात जो है वो पकड़ी गई है, लेकिन मंतकी अंजाम को नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेल भी बआसानी हो जाती है, लोअर कोर्ट से ना हो तो हाई कोर्ट से बेल हो जाती है। और इस पे नंबर 1 तो कानून साजी करने की ज़रूरत है और मुकदमात का अंदराज जो है वो इस तरह नहीं है। अब बहुत सारे मुकदमात भी इसमें फ़ेक बनाए जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। 9C के बहुत सारे ऐसे मुकदमात बनते हैं कि अपनी वो परफॉर्मेंस शो करने के लिए जो SHOs हैं वो अगर किसी के पास से निकली भी है, कोई मनशियात निकली बरामद भी हुई हैं, तो उस पर उसकी मिकदार को इस तरह बढ़ा के या कम कर दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। FIR यानी FIR इसका जो इसमें मेरिट है वो मेरिट के मुताबिक FIR नहीं होती। अगर हो रही होती तो फिर मनशियात की खबरें आना बंद हो जाती। फिर मुस्लिम टाउन का जो एरिया है या जो मुस्तफ़ाबाद जिसको धर्मपुरा का इलाका कहते हैं वहाँ पर, या किला गुज्जर सिंह का इलाका है, या अंदरून शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मनशियात की फ़रोख्त है। इसी तरह से शेरा कोट में बहुत ज़्यादा मनशियात का जो धंधा है वो अरूज पर है, लेकिन साल से हर जगह पे है। अच्छा, अब तो इसकी अगली स्टेज आ गई है, अब तो हमें वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आमिर भाई, एक टाइम था शीशा कैफेस के खिलाफ कितनी भरपूर कार्रवाई चली। ये अब चाहिए जो चाय खाने खुले हैं। एग्जैक्टली, ये सब क्या है? अच्छा राव साहब, मुझे आपकी भी सजेशन चाहिए, आमिर भाई की भी चाहिए। IG साहब ने मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। इसका हल क्या है? इसके बयानात से आपको आगे बढ़ना है। आपके जो 83 पुलिस स्टेशन हैं लाहौर शहर में, और 83 के 83 पुलिस स्टेशन के पास मनशियात फरोशों का डेटा मौजूद है। मैं यही तो कह रही हूं। और उन मनशियात फरोशों को अगर SHO चाहेगा, साहब बहादुर अगर चाहेगा तो नकेल डाल सकेगा, अदरवाइज इसी तरह से ये खबरों में आता रहेगा। और ये बात अब बहुत आगे जा चुकी है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक, साई साहब और आबिद इस चीज को मान चुके हैं कि पुलिस के अपने लोग मुलविस हैं। आमिर भाई, हमने फुटेजेस के साथ दिखाई कि किस तरह पुलिस एहलकार जहां से मनशियात लेके जा रहे हैं लोग वहां पर बाहर मौजूद है। तो IG साहब को पहले इस तरफ में ध्यान देना चाहिए। उनके पास डाटा है ना मनशियात फरोशों का, बिल्कुल रावण ठीक कहा, 83 पुलिस स्टेशन है, उनके पास डाटा भी होगा मौजूद। वो ये जो तलबा में मनशियात फरोख्त करने वाले हैं ये भी अलग लोग हैं, ये माफी अलग है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी तलीमी इदारे के साथ तो है ना अटैच्ड हैं। तो मेरा पॉइंट ये ना कि IG साहब को तो पहले अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों को पकड़ना चाहिए, उनको भी पकड़ना चाहिए, लेकिन तलीमी इदारों में तो ये ऑपरेशन बहुत ही ग्रैंड तरीके से होना चाहिए। मैं आपको अब क्या बात करूं, यहाँ पे मेरे अपने घर में टीचर्स हैं, इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं। पैसा जो है वो अंधा कर देता है। सिर्फ कुछ ना करें आमिर भाई, मैं भूल जाऊंगा, मैं एक तजवीज़ है। अगर तो IG साहब संजीदा हैं इस इशू को लेकर, तो सबसे पहले इनकी इंटेलिजेंस बेस्ड जो कैंटीन्स हैं वहां पर तमाम तालीमी इदारों की कैंटीन्स में हम अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो उनको बढ़ा दें, तो बहुत सारे तालीमी इदारों से बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी कैंटीन्स में। मैं कह रहा हूँ उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे ग्रोह भी हैं जो पेशावर अफराद हैं, वो इनके साथ कनेक्टेड हैं। तो इस चेन को पकड़ने के लिए आपको टेररिज्म के हवाले से, जब मुझे याद है कि एक इस तरह का सिलसिला शुरू किया गया था कि एक पुलिस स्टेशन की हदूद को मुकम्मल उसकी मार्किंग की गई थी कि किस घर में कौन रह रहा है, जियो टैगिंग की गई थी इसको, और उससे फायदा ये हुआ था
कि कम्युनिटी पुलिसिंग का एक कॉन्सेप्ट सामने आया था कि लोग खुद से भी अपने जो जराइम पेशा अफराद थे उनकी तफसीलात देने के लिए तैयार हुए थे उस वक्त। तो लेकिन ये सिलसिला फिर ये सिविल लाइंस के इलाकों में कुछ किया गया था। तलीमी इदारों के जो चायखाने खुल जाते हैं ना, और इनका भी अब तो आइस का नशा चल रहा है और बहुत सारे और ऐसे नशे हैं जो कि चल रहे हैं जिनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करने की जरूरत है। नाम पर यूनिवर्सिटीज़ में जो काम शुरू कर दिए हैं, यकीन माने अफसोस होता है कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरह बुरी तरह से तबाह हो रही है। यानी आने वाला वक्त, आने वाला जो आप जिन्होंने आपके मुल्क को संभालना है वो नौजवान किस डगर पर जा रहे हैं। ये चीज़ें लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट बन के रह गई हैं। और जो लोग आई डोंट नो पेरेंट्स बेचारे जिन्होंने सूटा लगाना है उन्होंने मुल्क को नहीं संभालना, उनको हमने संभालना है। अब आप बात फिर कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं, मैं पहुंच गई हूं जहां तक जिन्होंने सूटा लगाना है उन्होंने मुल्क को क्या संभालना है, उनको हमने संभालना है। और वो सूटा लगाने से आप कहती है मैंने स्नफ नहीं कहा, मैंने सूटा कहा है। अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मुझे आपकी बातों में छुपी हंसी नजर आ रही है, जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, जो ज़्यादा चेक रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से आमिर भाई ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारा ऐसा सिलसिला है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में मनशियात के हवाले से शिकायत निस्बतन कम है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत है। आप यकीन कीजिए कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में T20 का मैचेस, ये मैं बहुत पहले की बात आपको बता रहा हूँ, रात का औकात थे 12 बजे की, और बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, उसकी ग्रेडिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, उसका नाम भी बड़ा दुनिया में जाना जाता है। उस यूनिवर्सिटी में जब हम मैच खेलने के लिए गए तो वहाँ पर सड़क पर बैठे जो बच्चे बच्चियाँ थे वो खुलेआम सूटे लगा रहे, वो सूटा, आपको तो सूटा। यहाँ एक रिक्वेस्ट, मुझे खबर को वाइंड अप करने का खुद ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल आप ठीक बहुत बड़ी वो यूनिवर्सिटी है। राव साहब, मुझे खबर को वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, हम तीनों क्योंकि पेरेंट्स भी हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट तमाम वालिदैन से भी है कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दें, अपने बच्चों पे गौर भी करें, उनकी हर तरह की जो एक्शंस हैं उनको गौर करें कि आपका बच्चा किस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस है। सबसे बड़ी चीज़ आजकल का ये जो दौर बहुत अफरा तफरी का होता जा रहा है, ये जो बच्चों को आप टाइम नहीं दे रहे, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी वजह बन रही है कि हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं। सो कोशिश ये कीजिए कि अपने बच्चों पे खूब नज़र रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और फिर मेरे ख्याल से आमिर भाई की और मेरी जो है वो इस बात पर बहस हो जाएगी और आमिर भाई कहेंगे कि पॉसिबल है, और मैं यही कहूँगी अगेन कि ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, कुछ नामुमकिनात में से है जिस पर अब हम बात करने वाले हैं। ओवर चार्जिंग करने वाले जेल जाएंगे, पार्किंग माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त होगा, हर दौर में हुआ है और नतीजा सिफर रहा है। अब क्या होगा? अच्छा, नतीजा सिफर नहीं रहा। अच्छा चलो, मैं ये राव साहब क्योंकि ये तो एक्सपर्ट है, मैं क्या ड्राइव नहीं करती, मैं क्या पार्किंग नहीं करती, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, लोग 200 रुपए भी लेते हैं, 500 रुपए भी लेते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। शालम में एक पार्किंग प्लाजा बना, ठीक है, उसमें आज भी सैकड़ों मोटरसाइकिल और गाड़ियां लगती हैं, ठीक है। अगर ये भी सुन ले, एक ही बना। अगर ये पार्किंग प्लाजा ना होता तो ये गाड़ियां और मोटरसाइकिल गो के अभी भी शालवी में बेपनाह इसी तरह की पार्किंग होती है। इशू है सबसे बड़ा इशू। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि हमने वो पार्किंग प्लाजा तो बना दिया लेकिन उसके नीचे दुकानें बना दी, सही, कमाई करने के लिए। उन दुकानों ने मजीद रोड जो है उस पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही हमने नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा बनाना था और सर नहीं बना। हमने हार रोड पे पार्किंग प्लाजा बनाना था, जगह मौजूद है, नहीं बना। ये क्यों नहीं बना तो अलग बात है ना, वो तो स्टोरी वैसे ये नहीं है, हमें स्टोरी डिफरेंट है, स्टोरी डिफरेंट है, स्टोरी भी है। नहीं, स्टोरी वही है, स्टोरी वही है। वो पहले तो उन्होंने जो बात की कि ये मसला हल नहीं होगा, मैंने उस मसले का हल बताया। अभी भी मैं आपको बताऊं, आजम क्लाथ मार्केट वाले मुझे कह रहे थे कि जी हमारी कमिश्नर से मुलाकात करा दे, हमारे लिए पार्किंग प्लाजा जो है वो अप्रूव्ड है, वो बन जाए। नहीं बन रहा। तो लाहौर में अगर ये बन जाए तो पार्किंग के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब आ जाए ओवर चार्जिंग पे, जो राव साहब कहने का मसला ये है, तो ओवर चार्जिंग है और ये कहाँ नहीं है, चले मुझे बताएं। आपके सरकारी पार्किंग स्टैंड जिनको आप डिक्लेयर करते हैं वहां पे ओवर चार्जिंग कहाँ पे नहीं है? आपके बिजली के बिलों से लेकर
आपकी हर एक जहाँ पे टैक्स है, पूरा रमजान हम आप खपते रहे हैं। आप किसी सोसाइटी में जहाँ फ्री एंट्री होती है वहाँ पे चले जाओ, ईद के दिनों में वहाँ भी ओवर चार्जिंग होती है। ऐसे ही है, ऐसे तो कहता है साहब जी ईद मुबारक, फिर आपका वो गेट खोलना। बिल्कुल ऐसे ओवर चार्जिंग है। इसका हल यही है, जिस तरह से ये अभी वजीर साहब ने किया है कि अचानक गुलशन इकबाल का दौरा किया, अचानक वो किसी और जगह पहुंच गए, और ये पूरे पंजाब का मसला है, सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है। लाहौर में ज़्यादा इसलिए नज़र आता है कि हम कवरेज लाहौर में करते हैं, हम रहते लाहौर में। इस तरह के मसाइल बेपनाह जगहों पे है। इसके लिए एक बाकायदा जो है वो पार्किंग कंपनी बनाई गई, वो उसमें भी बहुत सारे स्कैंडल्स और बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। मज़ीद पार्किंग प्लाजाज बनने चाहिए, और गवर्नमेंट को इसको मज़ीद रेगुलराइज, ये जो जैली पर्चियां हैं ये मैंने खुद देखी हैं। उर्दू बाजार से जितनी मर्जी जाके खरीद लें, हमारी अपनी प्रोग्राम की टीमें कितनी दफा गई खरीद के लाई, वो मिलती हैं बाजार से, आपको वो मिलती नहीं है, प्रिंट करवानी वो ये प्रिंट करानी, आप एक देंगे यार भाई, मिलने से मुराद यही है यार, आसानी से मिल जाती है। ओवर चार्जिंग करने वाले राव साहब कैसे जेल जाएंगे? खौफ किस में है? मुझे ये बता दें, जेल तो जाता भी है, वापस आ जाता है। ये वही भड़क है जो माजी के वज़रा मारते रहे, और अब हमारे असवर अली यहाँ जेल जाने से भी कोई खौफजदा नहीं है, लोगों को पता है वापस भी आ जाएंगे। मैं आपको कल का वाकया बता देता हूँ। मेरे फोन में वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं कि रेस कोर्स में और इन तमाम पब्लिक पार्क्स में पार्किंग फ्री थी, और पार्किंग की सर्विसेज जो हायर की हुई थी वो PHA ने लाहौर पार्किंग कंपनी से स्टाफ लिया था, और पार्किंग को स्मूथ रखने के लिए पार्किंग को फ्री किया गया था। और कई साल कमोबेश जो 10 साल थे शहबाज शरीफ के दौर के, पार्किंग फ्री रही हॉस्पिटल्स और पार्क्स और हॉस्पिटल। उसके बाद कुछ हॉस्पिटल्स ने किया कि ये कहा कि हम तो ऑटोनोमस बॉडी हैं और हमारा सोर्स ऑफ इनकम इसको इसको आउटसोर्स करने में हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, तो चले बात समझ आ गई। म्यो हॉस्पिटल के हवाले से ओवर चार्जिंग नहीं रुक सकी। ओवर चार्जिंग पे बहुत बेशुमार स्टोरीज हमने भी की हैं, और पकड़ा भी है, सस्पेंड भी हुए हैं लोग, इवन के लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन ओवर चार्जिंग अभी भी जो है वो हो रही है। अब आ जाए सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि 11 पार्किंग प्लाजों की जो बात की, इस पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि वो 2016-17 से प्लान थे। 18 में उस वक्त के जो मेयर लाहौर थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि एटलीस्ट 3 जगहों पर ये पार्किंग प्लाजा जो हैं वो बन जाएं, नहीं बन सके। ख़ास तौर पर हाल रोड वाला, जिसमें 7000 बाइक्स की गुंजाइश थी, और 5 स्टोरी ये पार्किंग प्लाजा था, और सिर्फ ये पर्टिकुलरली जो इसको बाइक्स के लिए बनाया जाना था कि बाइक्स, क्योंकि वहाँ पर इशू ही बाइक्स का है, ताकि रोड्स एटलीस्ट क्लियर हो। लेकिन वो आज का उसके लिए 26 करोड़ 50 लाख का चेक तैयार किया गया लैंड एक्विजिशन के लिए, किसकी लैंड एक्विजिशन करके, ताकि इसको मुकम्मल सरकारी, उसके बाद फिर स्टे ऑर्डर आया, और आज तक वो स्टे ऑर्डर ही है। हॉल रोड में जो सबसे बड़ा मसला है पार्किंग का, वहाँ पे हम पार्किंग कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ अगर ओवर चार्जिंग करते हैं उन पर तो हम बड़ी खबरें देते हैं, लेकिन क्या अजफर साहब जाएंगे सिविल कोर्ट के बाहर, अवाने अदल के बाहर जो पार्किंग माफिया है, जो बराह रास्त जो वकला की सरपरस्ती में, वकला क़यादत की, मौजूदा वकला क़यादत की सरपरस्ती में जो भी आए, कहने का ये मकसद है कि जो भी कमाई का जरिया उनके लिए बार की कमाई का जरिया वो पार्किंग। और वहाँ पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि लॉलेसनेस है। लगता है कि वाकई जंगल का कानून अगर कहीं पर देखना है तो वो आपको लोअर माल में देखने को मिलेगा, जो कि बाकी जगहों की निस्बत सूरत-ए-हाल ज्यादा वर्स्ट है। हमने खबर को वाइंड अप करना है। ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है, और ना सिर्फ ऑपरेशन बल्कि पार्किंग। अजफर साहब मेहरबानी करें, जो पब्लिक पार्क वॉक करने के लिए डेली आते हैं सुबह शाम, उनके बहुत ज्यादा मैसेजेस हैं, आप कहें तो आपको वो भिजवाए भी जा सकते हैं। और निगरान हुकूमत को लोग मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने ये पार्किंग फीस शुरू की है, और उन पार्किंग माफियाज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है PHA की जानिब से, जो कि दाता साहब और दीगर जगहों से पार्किंग माफिया वहां पर बहुत यानी मैं ये कहूंगा कि ओवर चार्जिंग का बेताज बादशाह है, और लोगों के साथ बदतमीजी होती है, हरासा किया जाता है। या तो अगर आप पार्किंग फीस है तो जो सरकारी रेट्स तय हैं उसके मुताबिक भी अगर आप करें तो बात समझ आती है, लेकिन ओवर चार्जिंग फॉलो अप साथ साथ लेना बहुत जरूरी है। एक दफा ऑपरेशन करना ना काफी है। अब
खुश आमदीद। आपको एक बार फिर से कहेंगे जी, खबर हमारे पास है जी, कुछ टिकटों की तकसीम के हवाले से पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, ट्रैफिक जैम कर दी गई। टिकटों की तकसीम पर क्यों एहतजाज हो रहा है आमिर भाई? वो एक नॉवल है, टिकट टू हेल। अच्छा, दोज़ख में जाने का एक सेकंड, किस टिकट की? मेट्रो ट्रेन की टिकट की बात कर रहे हैं या 6 करोड़ के टिकट की बात कर रहे हैं? राव साहब 6 से 10 करोड़ के टिकट की बात कर रहे 6 से 10 करोड़ वाला टिकट है ये, मेट्रो वाला टिकट से निकले। अच्छा, ये ईद पे वो तो टिकटों की 25 रुपए तकसीम का पर क्यों एहतजाज हो रहा है? वो तो 25 रुपए का है। ये वो फिल्म है जिसकी नुमाइश, कहाँ 25 और कहाँ 6 करोड़? शानदार नुमाइश जारी है ज़मान पार्क में। ये वो अच्छा, फिल्म है। अच्छा। और जिसका टिकट 6 से 10 करोड़ राव साहब ने तो कुछ बता भी दिया। नहीं, मैंने नहीं, वो एजाज चौधरी साहब की ऑडियो आई है, वाकई उसकी उनकी ऑडियो आई है और उन्होंने कहा है कि 10 करोड़, तो उनके मुंह से हमें पता चला है। वैसे तो हमें नहीं पता कि 6 करोड़ लिए भी हैं या नहीं लिए। नहीं, वो तो मुलाकात का भी 1 करोड़ पे ले रहे हैं। ज़बाने ज़दे आम 6 करोड़ है। वो मुलाकात की भी एक स्टोरी वायरल हुई है। वैसे गिनीज बुक में नाम आ सकता है कि एक क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। वो एक जान वाला या जानवर कोई भी दिखाने के लिए 1 करोड़ रुपया जो है वो टिकट, सूरत-ए-हाल- मेरा ख्याल है ये दुनिया में किसी जगह पे नहीं है। देखिए, चूंकि अब लेकिन एजाज ATMs चौधरी साहब नहीं ने है, रिवील किया है तो 1 करोड़ पे है। अब 297 टिकट्स जब आप तकसीम करेंगे तो इसको जो आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 करोड़ से, जरूरी नहीं है कि 6 करोड़ अब कुछ फ्री भी दी अच्छा, होगी। मैंने ये इसकी नहीं हो सकता राव साहब, मैंने फ्री भी कोशिश की, मैंने नहीं दी होंगी, क्यों नहीं, बिल्कुल फ्री भी दी होंगी। बहुत जो कारकुनान हैं उनको भी टिकट्स मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 35-40 बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, बहुत सारे लोगों से बात की है कि टिकट्स के हवाले से क्या क्राइटेरिया है। तो ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें करने को लोग तैयार होते हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड बेचारे आज भी डर रहे हैं कि दी हुई टिकट वापस ना हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुआ तो फिर खबरदार होशियार, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, खरीदा हुआ टिकट वापस नहीं होना, जो मर्जी हो जाए। ये 6 करोड़, यही तो ये 6 करोड़ अगर आपने दे दिया है, अगर तो आपने दे दिया है तो इसकी उम्मीद ना रखना अगला 6 और लेके। ये बार बार तारीखें जो है ना, ये इमरान खान सबको सूट कर रही है। मेरा ख्याल है 14 मई के उनके बाद फेवर कोई में जा 14 रही है। जुलाई ये की एक डेट नया आ जाएगी। कारोबार है। कोई अभी इसके बाद वो बुलाना था, सराजुल हक साहब ने भी कोई गोल बेस कॉन्फ्रेंस बुलानी थी, उसमें कोई नई डेट आ जाएगी तो वो इमरान खान साहब को सूट करती है। पिछली टिकटें कैंसिल, अगली टिकटें, ये टिकट चेकर जो है, यानी ये उनका सिलसिला कारोबार चलता चमक जाएगा। है। हाँ, ये अच्छा उनका खासा। कारोबार चमक। आप देखें कि ईद के अयाम में हमारे लिए सबसे बड़ी तफरी ये थी कि एक ऑडियो 2 खवातीन की आई, उसके बाद इमरान खान का बयान आया कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे अपनी हुकूमत गिराई। हुकूमतें गिराई। यानी शुरू से बयानिया ये था कि बाजवा एक शख्स था, वो बयानात मौजूद हैं उसमें। अगर आयशा अगर आपके पास है तो वो जरूर ऑन एयर करें, आपको मिल जाएंगे अभी फौरी, अगर है तो वो जरूर ऑन एयर करें। लेकिन आप देखेंगे पहले बाजवा ने अमेरिका के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई, उसके बाद फलां ने गिराई, फिर एंड पे मोहसिन नकवी ने गिरवाई, और मोहसिन नकवी के बाद अब फिर एक मतलब फिर जो पंजाब बाजवा के आगे। वो फिर बाजवा पंजाब साहब और केपी की दोनों की। खुदा दा खौफ करो, किसी एक गालते थे खलोइयो। नहीं ये बात, ये तो किसी एक बात में तो खड़े हो जाए, ये तो अपनी कही हुई बात को अभी आप अगर इलेक्शन हुआ तो फिर आपको आगे ये और आर्टिकल पता 6 चलेगा लगता और है हुकूमत इमरान गिराने खान में पर। कौन। आर्टिकल 6 लगता है कि एक फौजी मुलाजिम के लो कहने पर इसने हुकूमतें गिराई, और क्यों गिराई, ये एक तरह का इसको आप कहेंगे कि मार्शल्ला की एक किस्म थी। मार्शल्ला में क्या होता है कि आपकी असम्बली डिसॉल्व कर दी जाती है, उनको खत्म कर दिया जाता है उनका अख्तियार। तो एक फौजी मुलाजिम के कहने पर, जो कि बाजवा साहब जनरल थे उस वक्त, उनके कहने पर आपने 2 हुकूमतें गिराई, तो आप पर आर्टिकल 6, और साथ में वो जो सदर हैं आरिफ अलवी, वो भी इस मीटिंग में शरीक है, इमरान खान साहब को वो भी तस्लीम करना है। एग्जैक्टली, तो उनको भी सदर रहने का अब कोई हक नहीं है। यानी अंदाजा और लगाएं बाजवा कि साहब को भी इसकी वजाहत करना चाहिए कि उन्होंने असम्बलियां तोड़ने की बिल्कुल इसकी क्यों वजाहत suggest आनी किया। चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर कोर्ट में जाना चाहिए और ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना चाहिए। लेकिन आप देखें आगे आगे होता है क्या, ये तो आपको ये भी बयानिया हमें भाई कुछ दिनों में बदलता कुछ- हुआ कुछ- नजर कुछ आएगा, भी क्योंकि ये हो कोई सकता एक है। बयानिए पे तो स्टे नहीं करे कि इन्होंने क्यों असम्बलियां डिसॉल्व की और क्यों हुकूमत वो गिराई। एक नकाब स्टे नहीं करते, आप छोड़ दें इस बात को। वो तो नकाब अच्छा, नकाब ही आती है। अच्छा हो गया वाइंड अप का आयशा ने कह दिया। निजाती नहीं, मैं- जातियात में हमें हाँ, नहीं पढ़ने मैंने की कहा अच्छा हो गया जरूरत, wind up का कह दिया। लेकिन बेहतर ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, और यही वक्त मुल्क है, की यही मुआशी वक्त सूरत है। हाल को ठहरे। मैं अब कल की एक स्टोरी के हवाले से जो ट्रोलिंग की जा रही थी उसको पॉइंट आउट जरूर करूंगा। कराची जू का एक वाकया हुआ, नूरजहां हथनी थी, उसकी डेथ हुई, उसके बाद एक सोशल मीडिया पर बयान आया यासीन जोया का, जो कि अज़ाज़ी कॉन्सुलेट जनरल है श्रीलंका के, लेकिन पीटीआई के ट्रोलर्स ने उसको इस तरह से पेश किया कि श्रीलंका डिफॉल्टेड ऐसे कंट्री, ही है। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान आमिर की भाई, माली इमदाद शुक्रिया। करने हम जा आते ब्रेक के बाद।
स्टूडियो में खुशामदीद प्रोग्राम के इस समय जी बहुत अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और बहुत ज़रूरी भी था इस पे बात करना। सोशल मीडिया का दौर है, जदीद दौर है, और इस जदीद दौर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो रहा है, हमारी अपनी सेहत पे हो रहा है। वो चाहे खाने पीने का हम बात कर लें, चाहे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। अब जितनी आर्टिफिशियल ज़िंदगी होती जा रही है उतनी उसके नताइज हमें बुरे मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम ख़ास तौर पे बात करने वाले हैं जी, आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम उस वक्त से गुजरते हैं जब हमारी आंखें मुतासर हो चुकी होती हैं। मोबाइल फ़ोन बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आपकी ज़िंदगी का सबसे लाजमी मलजूम हिस्सा मोबाइल फ़ोन बन के रह गया, जिस पे आप पूरी पूरी रात भी गुजार रहे हैं, पूरा पूरा दिन भी गुजार रहे हैं। आपकी आंखों के लिए कितना नुकसानदेह है। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें फैशन रिलेटेड हैं, हम कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं। फिर कुछ लोग नज़र की कमज़ोरी के लिए लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर जिनकी विजन मुतासर होती है उसकी रीज़न क्या होती हैं। और फिर हम लोग जो नज़रअंदाज कर देते हैं कि कहीं ब्लर नज़र आ रहा है, आपको धुंधला सा नज़र आ रहा है, सर में मुसलसल दर्द रहना, ये वो सिम्टम्स हैं जो कि बराह रास्त असरअंदाज होते हैं हमारी नज़र की कमज़ोरी के साथ। इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, कब आपको अपनी आंखों का मुआयना कराना चाहिए, कितना ज़रूरी है टाइम टू टाइम आंखों का मुआयना कराना। और फिर वो लोग जो कि छुटकारा हासिल चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अच्छा जी उनको ग्लासेस ना लगानी पड़े, लेंस ना लगाना पड़े, तो क्या इस जदीद दौर में ये मुमकिन है या नहीं है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, प्रोफेसर नदीम हफीज़ भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है, आई सर्जन हैं और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हैं। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिकली नज़र की कमज़ोरी है क्या, इसकी अलामात क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और इस प्रोग्राम के तवसत से बहुत ज़रूरी मालूमात हमारे आवाम तक पहुँचेंगी और आपका बड़ा ये अच्छा इक़दाम है कि आप ये इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि बचपन से पैदाइश से लेके बड़ी उम्र तक नज़र की कमज़ोरी का सिलसिला चलता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पे जिनमें नज़र की कमज़ोरी होती है, लेकिन उनकी अलामात 2 से 3 साल की उम्र में आनी शुरू होती हैं। जब बच्चे को पढ़ने लिखने की तरफ वो राग़िब होता है या वो टीवी गौर से देखना शुरू करता है, तो वो बच्चा टीवी देखने के लिए आगे आगे चलता जाता है जहाँ पे उसको क्लियर नज़र आए। और माँ बाप अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि बच्चे ने करीब से टीवी देखा जिसकी वजह से इसकी आँखें कमज़ोर हो गई हैं। ये अदर वे राउंड है, वो जाते ही करीब तब है जब उसको नज़र नहीं आ रहा होता और वो बता नहीं सकता कि मुझे धुंधला नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो वहाँ पे टीचर नोटिस करती हैं कि जब बच्चे को पीछे बिठाया जाता है तो उसको नज़र नहीं आता, आगे बिठाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। ये भी एक अलामत होती है। तो फिर स्कूल की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी बच्चे की आईसाइट चेक करवाएं। फिर बच्चों को सिर में दर्द होना, आंखों में बोझ रहना, थकावट रहना आंखों में, बच्चे की पुअर एफिशिएंसी इन स्टडीज़। माँ बाप समझते रहते हैं बच्चा नालायक है, पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता, उसको नज़र ही सही नहीं आ रहा तो उसने मेहनत क्या करनी है। इसलिए सारी दुनिया में असूल है कि पैदाइश के वक्त बच्चे की आंखें चेक होती हैं, उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है उस वक्त आंखें चेक होती हैं, फिर स्कूल में भी सालाना मुआयना होता है आँखों का, और जब बच्चा उसके बाद हाई स्कूल से कॉलेज की तरफ जाता है फिर एक चेकअप होता है, फिर वो जब अपनी जॉब में एंटर होता है तब चेकअप होता है, 40 साल की उम्र में चेकअप होता है, उसके बाद फिर हर साल चेकअप होता है। ये तो तहजीब याफ्ता और जदीद मुल्क जो हैं जहाँ पे एक सिस्टम्स हैं और हेल्थ के, आपको भी पैटर्न फॉलो करना है कि कब कब आपको अपने बच्चे की आंखों का मुआयना कराना है। अब मुझे ये बता दीजिएगा, क्या कोई वजूहात भी होती हैं? कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक है, अगर आपके पेरेंट्स की नज़र ख़राब थी या आंखों का मसला था तो वो फिर आपका चलता है जी आगे। ये जेनेटिक एलिमेंट लाजमी है लेकिन 100% नहीं है। ठीक है। मेरे पास फैमिलीज़ हैं जो दोनों माँ बाप को ऐनक लगी हुई है और किसी बच्चे को ऐनक नहीं लगी हुई, और दोनों माँ बाप को नहीं लगी हुई और उनके 4 बच्चों को ऐनकें लगी हुई हैं। ये इसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मैटरनल डाइट ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जिससे बच्चे की सेहत जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त डिटरमिन हो जाती है, डेस्टिन हो जाती है कि क्या क्या चीज़ें उसको ज़िंदगी में होनी है। फिर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अच्छी खुराक के साथ, अच्छे माहौल के साथ। और ये जो स्क्रीन टाइम है ये अब डिफाइन हो चुका है। 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम। 2 से 4 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे के लिए 2 आवर्स पर डे। 5 से 10 साल के लिए 3 to 4 आवर्स पर डे। अब हमारा क्या हो रहा है
कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए भी हम मोबाइल पे कार्टून दिखा रहे हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसको दिखाना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा आदी हो जाता है कि वो उसके बगैर चल नहीं सकता, वो हर वक्त उसको फिर कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए। और फिर जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो कुछ उनकी ज़रूरत भी बढ़ जाती है, जैसे स्कूल का काम भी स्क्रीन पे हो रहा है, कॉलेज का काम भी स्क्रीन पे हो रहा है। कोविड ने इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, कोविड की वजह से बच्चे सारे घर बैठ गए और घर बैठने की वजह से उनको स्क्रीनों पे आना पड़ा, मजबूरी हो गई, वो तो ज़रूरत थी, लेकिन अब शौकिया भी सारा कुछ होता है। आप देखते हैं हर इंसान आजकल मोबाइल के सामने है। ऐसा ही है। क्या नींद की कमी भी आईसाइट के इन्फेक्शन की वजह आईसाइट को कम नहीं करती, लेकिन आंखों की थकावट, सर में दर्द, बोझलपन और लथार्जी, सारा दिन इंसान थका है, जब नींद ही नहीं पूरी हुई तो फिर उसने अगले दिन काम क्या करना है, इसलिए देर तक रातों को जागना। देखिए हमारा मज़हब भी कहता है कि हम इशा के वक्त और उसके फ़ौरन बाद सोएं और फजर के वक्त उठें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज अंग्रेज़ का भी मकौला है, ये सेहत के लिए कहते हैं मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये मकूले ऐसे नहीं बन जाते, ये तो सदियों के तजर्बे के बाद कोई बात होती है। तो ये तयशुदा बात है कि अगर आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है तो आपने अपने आप को नेचर के करीब रखना है, जो कुदरती असूल है, चाहे वो खुराक हो, वो आराम हो, कुछ भी हो, आप उसके करीब रहेंगे तो हमेशा सेहतमंद रहेंगे। सही। मुझे ये बताइएगा, मार्केट में ये जो तरह तरह की ग्लासेस अवेलेबल हैं, कुछ सस्ते ग्लासेस हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो फैशन के लिए बस लोग लगा लेते हैं, सो ये भी क्या आपकी विजन को मुतासर करते हैं? नहीं जी, शीशा क्योंकि बाहर लगा हुआ होता है, ऐनक में अगर आप ग्लासेस ऐनक की बात कर रही हैं तो वो तो इतना मुतासर नहीं करता, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी तो होनी चाहिए कि उसके थ्रू सही नज़र आए। ठीक है। ये नहीं मैं कहता कि बहुत महंगे और ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी शीशे लगवाएं आप, क्योंकि एनकों के नंबर बदलते रहते हैं। एडल्ट्स के भी नंबर हर 6 महीने के बाद उनका चेकअप जरूरी होता है, जिसको भी ऐनक लग जाए उसका चेकअप हर 6 महीने बाद। सन ग्लासेस हम यूज कर रहे हैं, सन ग्लासेस में कोई ऐसा इशू नहीं है जी। ठीक है। हाँ जी, वो यानी वो आपके विजन को मुतासर नहीं करते हैं, वो चाहे आप कोई सस्ती सी लेके भी लगा रहे हैं। धूप से बचना है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट से बचना है। अगर यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस होंगे तो वो ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव होंगे एक ऑर्डिनरी प्लास्टिक के मुकाबले में। धूप से बचने की आपने बात की, बड़ा अच्छा पॉइंट है। धूप से आंखों को बचाना किस हद तक ज़रूरी है? जो लोग बाइक पे सफ़र कर रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? धूप और डस्ट किस तरह आंखों को मुतासर कर सकते हैं? बाइक के लिए एक तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी। दूसरे नंबर पे सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, या अगर आपको नज़र की ऐनक लगी हुई है तो आपकी वो ऐनक लगाना ज़रूरी है ताकि आपको फासले पे चीज़ें नज़र आएँ और आप सेफली ड्राइव कर सकें। आँखों के अंदर डस्ट का पड़ना, आँखों के अंदर कीड़े मकोड़ों का आंख में चले जाना, ये रोज़मर्रा की हमारी इमरजेंसी है कि लोग ये सब कुछ होने के बाद हमारे पास आते हैं कि जी ये कीड़ा पड़ गया, इसको निकाल दें, ये डस्ट का पार्टिकल चिपक गया आंख के अंदर, जाके इसको उतार दें। और वो एक इमरजेंसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, पानी निकलता है और तकलीफ़ होती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो फ़ौरन रजू करता है इमरजेंसी में भी और क्लिनिक्स में भी। फिर हम उसे निकाल देते हैं, लेकिन हिफाजत ये है कि ऐनक लगी हो और जब भी आप बाहर से घर आएँ तो जब आप मुँह हाथ धोते हैं, वज़ू करते हैं, तो उस टाइम पर आप अपनी आँखों को भी नॉर्मल नलके के पानी से धो लें। ये भी एक तासुर है कि जी बर्फ़ वाले पानी से धोएं, तो बर्फ़ वाला पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, उससे आंखों को साफ़ कर लें तो काफ़ी है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा, हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, सो उसका तरीक़ेकार क्या है? आप लेंस का इस्तेमाल कितनी देर के लिए कर सकते हैं? जो लोग फैशन लेंस का इस्तेमाल करते हैं, आईसेट के लिए करते हैं, डिफरेंस देखें जी। लेंस जो है वो 2 किस्म के होते हैं, प्लेन और कलर्ड। ठीक है, कलर्ड ज़्यादातर फैशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पार्टीज़ पे, फंक्शंस पे, वेडिंग्स पे। और ज़्यादातर जो लोग नज़र वाले लेंस हैं वो ऐनक नहीं लगाना चाहते, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि उनकी आई साइट कमज़ोर है और वो कॉस्मेटिकली बेहतर नज़र आए। तो लेंस लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी एहतियात बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस तरह जनरली अपनी लाइफ में एहतियात नहीं बरतते किसी भी चीज़ में, न खाने पीने में, न सोने जागने में, इसी तरह हम लेंसेज को भी रफली हैंडल करते हैं। जब आप उनको रफली हैंडल करते हैं तो फिर वो आंख में ज़ख्म का बाइस बन सकते हैं। इसलिए मैं तो अगर किसी को रिकमेंड करता भी हूँ तो सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग जो उसको मैनेज कर सकें, उसके वाटर को बार बार चेंज कर सकें, हाथ धो के उसको लगाएं, हाथ धो के उतारें ताकि जरासीम ना जाएँ, और उसकी केयर पूरी करें, डब्बियाँ उसकी साफ़ हों, ये सब कुछ जो कर सकें वो लगा लें, वो भी सिर्फ कहीं आने जाने के लिए। बाकी उससे बेहतर ट्रीटमेंट से। अच्छा, कुछ लोग तो मेकअप का इस्तेमाल भी करते हैं, लेंस के साथ लगा के सो भी जाते हैं, इस प्रैक्टिस को कैसा देखते हैं आप? देखें, जो एक्सटेंडेड वियर लेंस एक दूसरी टाइपिंग भी है कि डेली वियर और एक्सटेंडेड वियर। डेली वियर को तो सुबह लगाएं या चंद घंटों के लिए लगाएं तो उतार देने चाहिए। जो एक्सटेंडेड वियर हैं वो लगाए जा सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, लेकिन फिर भी मैं एज ए स्पेशलिस्ट ये रिकमेंड करूंगा कि उनको भी रात को उतार देना चाहिए। देखिए, रात को हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमारे पूरे जिस्म को रेस्ट की ज़रूरत है, तो आंखों को भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आप एक आर्टिफिशियल
प्लास्टिक की चीज़ आंखों पे क्यों लगा के रखें जबकि आप सो रहे हैं और उस टाइम पे आपने देखना भी कुछ नहीं और किसी ने भी आपको नहीं देखना कि आप कॉस्मेटिक लेंस लगा के सोए हुए हैं। तो इसलिए उस वक्त उनको उतार दें ताकि आंखों को भी रेस्ट मिल जाए और लेंस भी अपने सोल्यूशन में जाके फ्रेश हो जाएं। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम कहते हैं बहुत दौर जदीद है, अब लोग कहते हैं ग्लासेस से, लेंस से छुटकारा चाहिए। सो हमारे यहाँ क्या ऐसे इलाज मौजूद हैं कि आपकी मैक्सिमम मिनिमम कितनी आईसाइट वीक हो तो आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है? देखें जी, ये इलाज हमारे यहाँ पिछले 20 साल से मौजूद है। ये कहना कि लेकिन ये लोग घबराते हैं ना कि वो बार बार ये ना हो कि अगर आप करा रहे हैं कुछ सर्जरी टाइप चीज़ें या फिर लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी विजन ना मुतासिर हो। कुछ लोग कहते हैं आंखें उससे टेढ़ी हो जाती हैं। नहीं, इसमें इस तरह से है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें पेशेंट सिलेक्शन। वो लोग जो क्राइटेरिया के मुताबिक इसके ऊपर फिट आते हैं उनका अगर आप इलाज करें और लेज़र ट्रीटमेंट करें तो उनका अल्लाह के फजलो करम से और डॉक्टर की कोशिश से, मैं पर्सनली करता हूँ और मुझे इसका पूरा तजर्बा है पिछले 20 साल से। तो पेशेंट सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसका करना और किसका नहीं करना। रफली स्पीकिंग, जो 18 साल की एज पे बच्चा पहुँच गया है और उसकी ग्रोथ जितनी होनी थी वो हो गई है, आंखों की शेप जितनी चेंज होनी थी वो हो चुकी है, कद काट बढ़ चुका है और नंबर स्टेबल हो चुका है। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर का स्टेबल होना और एज 18 साल से ऊपर होना। अगर आप इनका ट्रीटमेंट करें, वो चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, जब उनका ट्रीटमेंट आप करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई उसकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना उसके कोई साइड। एज भी मैटर करती है, ग्रोइंग एज में नंबर चेंज हो रहा होता है। तो आप अगर नंबर स्टेबल नहीं है तो आप किस नंबर को ट्रीट करेंगे? नंबर का स्टेबल होना ज़रूरी है। और रेंज इसकी ये है कि -1.75 -1 से लेके 12-14 नंबर तक की ऐनक उतारी जा सकती है इस ट्रीटमेंट की मदद से। और जो प्लस के, ये माइनस के हैं, प्लस का थोड़ा फैसिलिटी अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। जो कुछ दुनिया में इसमें हो रहा है ना, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में भी हो रहा है और इक्विपमेंट सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और हम ये कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट में से बेसिकली गवर्नमेंट के टारगेट होते हैं बीमारियों का इलाज करना। कॉस्मेटिक्स जो है ना वो यूजुअली प्राइवेट सेक्टर में आती हैं क्योंकि एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसलिए उसका इस्तेमाल वहाँ पे है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा किन लोगों को आप नहीं सजेस्ट करते हैं कि जी आपको ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, आप अगर ग्लासेस ही लगा कर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? इसमें ऐसे जी कि प्रेगनेंसी के दौरान ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरी बॉडी की डायनामिक्स चेंज हुई भी होती हैं। जब तक वो खातून उससे फ्री ना हो जाएं और उनकी डायनामिक्स नॉर्मल पे आ जाएं तब तक उसको नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने जैसे बताया कि 18 साल से कम उम्र को नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे जिनका नंबर स्टेबल नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पे जिनको आंखों की और बीमारियां हैं, जैसे कि उनको सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया बन गया है या बन रहा है। डायबिटिक पेशेंट्स को क्या? डायबिटिक पेशेंट्स का हो सकता है प्रोवाइडेड वो कंट्रोल हो, 100% कंट्रोल हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर हम कर सकते हैं। आंखों के पर्दे जिनके माइनस नंबर की वजह से कमज़ोर हों और वो फिर भी इंसिस्ट करें करवाने के लिए, तो उनको हम ये गाइड करते हैं कि पहले पर्दे का ट्रीटमेंट करवा के उसको सिक्योर करें, उसके बाद वो अपना ये वाला इलाज करें। सही। तो हर पेशेंट का एक डिटेल्ड मुआयना होना ज़रूरी है इससे पहले कि उसको ये ट्रीटमेंट किया जाए। सही। मैक्सिमम मिनिमम रिकवरी टाइम क्या होता है अगर आप अपनी 3 to 5 days, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है। क्वालिटी ऑफ विजन इंप्रूव होती रहती है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स। उसके बाद भी क्या आपको एहतियात की ज़रूरत होती है लाइट से, डस्ट से? नहीं, ये पहला हफ्ता होता है जिसमें लाइट और डस्ट से तो खैर आपको हमेशा ही एहतियात करनी चाहिए, लेकिन तेज़ लाइट से फर्स्ट वीक में थोड़ी सी एहतियात होती है। उसके बाद ऐसा मसला नहीं होता, आप नॉर्मल होते हैं। आप स्क्रीन पे भी जा सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, अपनी रूटीन आप परसू कर सकते हैं। सही। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आप हैं, तो कैसे आप अपनी खिदमात को देख रहे हैं, कितने पुरज़्म हैं, क्या क्या चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के हुक्म से, और मैं उस वक्त पिछले साल हज पे था और हरम शरीफ में मौजूद था जब मुझे ये ऑर्डर मिले, तो मैंने समझा कि ये अल्लाह के हुक्म के तौर पे आए हैं और इसके अंदर अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इस इदारे की खिदमत कर सकूं। मैं पिछले 20 साल से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एज प्रोफेसर आई डिजीज़ का काम कर रहा था पहले, और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर था। तो जब पिछले प्रिंसिपल रिटायर हुए तो फिर मेरी टेम्प्रेरी से पहले पोस्टिंग हुई, उसके बाद रेगुलर सिलेक्शन हो गई और मुझे 8 महीने हुए हैं काम करते हुए एज प्रिंसिपल। और अल्लाह के फजल करम से मैं अब तक 210 इनिशिएटिव ले चुका हूँ मुख्तलिफ कॉलेज के और हस्पताल के मिलाकर, जिनमें स्टूडेंट्स हॉस्टल्स, डिपार्टमेंट्स,
वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ अल्लामा इकबाल, जिसमें हम उसको पेपरलेस कॉलेज बनाना चाहते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद हस्पताल में हमने बेशुमार काम किए, डोनेशन हमने बेशुमार इकट्ठी की। 10 करोड़ के करीब मैं डोनेशन पिछले 8 महीनों में ला चुका हूँ, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, और भी हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं, एक 2-3 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, ख्वाजा साहब हैं और इस तरह, तो उन्होंने मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हमें लेके दिए हैं और गवर्नमेंट भी हमारी मदद कर रही है इसमें। गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली हमें 10 करोड़ रुपए दिए अस्पताल की रेनोवेशन और उसको रिफर्बिश करने के लिए। उस सिलसिले में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें कॉरिडोर्स, वॉशरूम्स, स्टेयर केसेस, लिफ्ट्स, इन सबको हम अप टू डेट कर रहे हैं। जिना अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, आपको पता है, वहाँ 1500 बेड की कैपेसिटी है और 1800 से ज़्यादा पेशेंट उसमें एक वक्त में आए होते हैं। इमरजेंसी में हम रोज़ के 2 से 3 हज़ार पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। आउटडोर में हम तकरीबन 7000 मरीज़ों को डेली डील कर रहे हैं। हमारे साथ अटैच हैं जनाब डॉक्टर गोहर इजाज़ साहब, जो हमारे चेयरमैन रहे हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के, और वो गोहर इजाज़ फाउंडेशन हमारी बड़ी हेल्प कर रही है। वो पेशेंट्स को फ्री मील दे रहे हैं, वो उन्होंने मेहमान खाना बनाया है जो अटेंडेंट्स के रहने की जगह है, डायलिसिस सेंटर चल रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम, फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड। हम दुआ गो हैं कि इसी तरह अस्पताल के मामलात खुशउस्लूबी से अच्छे तरीके से चलते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की दादरसी हो सके, इलाज मुआलजा हो सके। थैंक यू सो मच एंड गुड। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अपनी फील्ड के माहिर लोगों से हम आपकी मुलाकात टाइम टू टाइम कराते रहते हैं, उनके टैलेंट को सराहते हैं और आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी फील्ड में हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बस वो लोग जो कि मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, अपने पूरी लगन के साथ जो है अपनी फील्ड में महारत हासिल करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। वो चाहे स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे स्पोर्ट्समैन हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाते हैं और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन की सर पर। आज के हमारे मेहमान भी ऐसे ही हैं जी। मुसलसल 4 बार नेशनल गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं, पंजाब यूथ फेस्टिवल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मुख्तलिफ चैम्पियनशिप में ये मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं और फेडरेशन की जानिब से इन्हें फ़ख्र पाकिस्तान का खिताब भी दिया गया है। हमारे मेहमान जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी, उस्मान बट आर्म रेसलर हैं। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच उस्मान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइएगा आर्म रेसलिंग बेसिकली है क्या और आप कैसे इस फील्ड की तरफ गए? आर्म रेसलिंग असल में है पंजाजमाई, जिसको हम पंजाजमाई बोलते हैं, ये है आर्म रेसलिंग है। और इस फील्ड में आने का ये था कि शुरू से ही हेल्दी एक्टिविटीज़ का शौक़ था। स्कूल कॉलेजेस में फ्रेंड्स के साथ जब जोर जमाई करते थे तो तब वहाँ से शौक़ पड़ा। फिर आस्ता आस्ता पता चला कि पाकिस्तान में इसकी फेडरेशन भी है, जहाँ पे ये मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स होती हैं, वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो फिर आस्ता आस्ता वहाँ पे उस जो फेडरेशन उसके प्लेटफॉर्म पे खेलना स्टार्ट। 14 साल से आप इससे मुंसलिक हैं, एक लंबा अरसा है। हाँ जी, काफ़ी लंबा अरसा। 2009 में फेडरेशन बनी थी और तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह आर्म रेसलिंग कर रहे हैं प्रोफेशनली। सही। सो मुझे बताइएगा कि जब स्टार्ट किया था तब और आज में क्या डिफरेंस देखते हैं? कितनी मेहनत की, कितने बड़े बड़े मुकाबलों में गए और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? देखिए, मेहनत तो इंसान सारी ज़िंदगी करता रहता है, लेकिन जब स्टार्ट की, आपको पता कोई भी काम स्टार्ट करे तो अच्छा, नॉर्मली लोगों को लगता है ये पंजा आजमाई कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जी जी बिल्कुल। पंजा आजमाई लोग तो बजाय नज़र आता है ये सिर्फ बाजू की गेम है, लेकिन इसमें आपको पूरा हेड टू टो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। आपको पूरा अपनी बॉडी वेट यूज़ करना पड़ता है, इसमें हाँ जी फोकस रहना पड़ता है। इसमें टेक्निक्स भी है, पावर भी है, स्ट्रेंथ भी, ओवरऑल आपको अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है इसके लिए। तो ये सिर्फ बाजू की गेम नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जब चीज़ स्टार्ट करते हैं, शुरू में काफ़ी मुश्किलात थी और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी की है इसके लिए। और जब आस्ता आस्ता इस गेम में आए हैं तो कोचेस वगैरह ने बताया, इसकी टेक्निक बताई, इसकी ट्रेनिंग्स बताई और फिर उसको हमने ट्रेन किया। ठीक है। और ये सिर्फ इसमें साथ साथ अच्छा, हर गेम की एक टेक्निक्स और ट्रेनिंग होती है। ये हमें लगता है बस आप बैठे हैं और आपने पंजा लड़ाना शुरू कर दिया, इसमें कुछ नहीं।
क्या क्या बारीक बिनियाँ हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? इंजरी के चांसेस कितने होते हैं? चांसेस ऑफ इंजरीज हर गेम में है, लेकिन जब आप उस गेम के रूल्स को फॉलो करते हैं, एंगल्स में रह के खेलते हैं, असल में ये जॉइंट्स की गेम है, ठीक है, आपके जॉइंट्स असल में मूव हो रहे होते हैं, तो इसमें बहुत ही अपने एंगल्स का ख्याल रखना पड़ता है। आपका शोल्डर, रिस्ट, लैट्स वगैरह बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका बाजू इधर है, शोल्डर से इधर है, तो माइनर सी मिस्टेक से भी आपको काफ़ी इंजरी हो सकती है। सही। डाइट का कितना ख्याल रखना पड़ता है, अपनी हेल्थ का किस तरह से ख्याल रखना पड़ता है? डाइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप कोई भी आप फिजिकली वर्कआउट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की गेम कर रहे हैं, उसमें आपको डाइट प्रायोरिटी होती है। वो पहली आपकी डाइट है, डाइट आपकी अच्छी होगी तो आप ट्रेनिंग वर्कआउट अपना अच्छा कर पाएंगे। आपने जो बड़े बड़े मुकाबलों में शिरकत की, गोल्ड मेडल हासिल किए, उससे पहले का मरहला बताएं, ट्रेनिंग कितनी करते हैं, कितना ज़रूरी होता है आपके लिए कि अगर एक आप कंपटीशन में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, वो जो आपके तैयारी के मराहिल होते हैं वो क्या होते हैं? असल में तैयारी जो थ्रू आउट द ईयर रहता है, ठीक है, लेकिन जब स्पेसिफिक कोई मुकाबला हो उसके लिए 3 से 4 माह की तैयारी होती है, जिसमें आप अपनी डाइट का भी ख्याल रख रहे होते हैं, अपनी नींद का भी ख्याल करते हैं, अपना वर्कआउट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब 3-4 महीने जो आपका फोकस ट्रेनिंग होती है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपकी चल रही होती है। सही। सो इसके लिए एज क्या मैटर करती है? वो नौजवान जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, 16, 17, 18 साल के नौजवान भी क्या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? टीन एज में आप बिल्कुल, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ एज। आप 13 साल से लेके आप 60 अबव भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें कैटेगरीज है, वेट कैटेगरीज है, फिर एज कैटेगरी है, मतलब सब जूनियर है, जूनियर है, यूथ है, सीनियर है, मास्टर है, फिर ग्रैंड मास्टर, मतलब इसमें कैटेगरीज है। अब बहुत सारे लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आखिर अगर उनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है तो प्लेटफॉर्म कहाँ से उनको मिलेगा। सो उसके लिए क्या गाइड करना चाहेंगे आप देखने वालों को? उसके लिए प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो ये है कि ये जो गेम है आर्म रेसलिंग, ये अभी सिर्फ प्राइवेट चल रही है, इसमें कोई अभी कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, ठीक है। अगर तो इसको हुकूमती सरपरस्ती मिलती है तो जितना माशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट है और इस गेम की नाव अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो चुकी है, तो जैसे ही अच्छा, लोगों में टैलेंट होता भी है तो लोग इस फील्ड की तरफ इसलिए नहीं आते हैं कि बहुत महदूद सा एक सेगमेंट है ना जी, महदूद कि आपने के अलावा 1-2 मुकाबले जीते, उसके बाद आपका फ्यूचर क्या है? सो आप क्या प्लानिंग रखते हैं इसकी? असल में प्लानिंग ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आर्म रेसलिंग की है इसमें सिर्फ एक तो अपना शौक़ है, ठीक है, यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, हर जगह पे जाके जहाँ पे भी पार्टिसिपेट करें। और इतने ही खेलने के बावजूद भी अगर आपको कोई रिवार्ड नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको कंटिन्यू करेगा, सिवाय अगर उसको अपने मुल्क से मोहब्बत ना हो। सही। तो इसमें यही है कि बस अपनी गेम। कोई अपना एक्सपीरियंस बताइएगा ड्यूरिंग मुकाबले के, कभी कोई ऐसी इंजरी हुई हो कि आपका उससे मुकाबला भी मुतासर हुआ हो? रिकवरी कितनी देर में हो जाती है? जी, इसकी रिकवरी जो है कंपटीशन के बाद रिकवरी तकरीबन आपको 7 से 8 दिन लगते हैं आपको रिकवर करने में, ठीक है। और इंजरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई जिससे मुकाबला मुतासिर हुआ कोई हो। स्पेसिफिक एक्सरसाइज रिकमेंड करना चाहेंगे जो मसल स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या एक्टिव रहने के लिए आप खुद भी करते हैं और आप कहें कि ये बहुत ज़रूरी है अगर आर्म रेसलिंग में आप आना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग, उसके डिफरेंट एंगल्स है। एक तो बॉडी बिल्डिंग तो मतलब आप देखते हैं, लेकिन जो आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। उसमें आपको पुली से ट्रेन करना पड़ता है, आपकी रिस्ट वगैरह, आपकी मतलब डिफरेंट एक्सरसाइजेज है। सही। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे चलकर? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह अब एंड ऑफ दिस मंथ 29 अप्रैल को इंशाल्लाह दुबई अजमान में एशियन चैम्पियनशिप आ रही है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़्लाइट है 29 को, वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूँ इंशाल्लाह। सही। चलें जी, गुड लक। मैसेज आप देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मैसेज देखने वालों को यही है कि मैं अपने हर इंटरव्यू में यही बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको बस मेहनत करनी है और सिला अल्लाह ताला ने। बिल्कुल ऐसे है। और वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो जिसमें आप तसलसल के साथ काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच उस्मान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
अच्छा जी, अब आगे बढ़ना है, अगला सेगमेंट हमने देखना है और उसमें कुछ लोग ईद के 3 दिन सब्जियों की शॉर्टेज के साथ साथ महंगी होने की भी शिकायत करते रहे। वो इस वजह से कि ईद के 3 दिन सब्ज़ी वाले ये कहते रहे कि जी हम मंडियों में नहीं जा रहे हैं, सो सब्ज़ी कम भी थी और महंगी भी थी। तो आज की सूरत हाल, क्योंकि आज भी छुट्टी है, तो हम आपको बता देते हैं आज के भाव में। हमारे रिपोर्टर रुमेल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी रुमेल, ओवर टू यू। बिल्कुल, ईद की छुट्टियों का आज आखिरी रोज है और सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हमने ईद से 2-3 दिन कबल देखा था, वही इजाफा जो है वो आज भी बरकरार है। सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें होशरबा इजाफा जो है वो उसने शहरियों का जीना जो है वो मुहाल कर रखा है। दूसरी तरफ जो सरकारी नुकनामा है उससे जायद में फ़रोख्त पर भी शहरी जो है वो इंतज़ामी गफलत पर शिकवा किना दिखाई दे रहे हैं। कीमतों की अगर बात करें तो आलू दर्जा अव्वल की जो कीमत है सरकारी वो मुकर्रर की गई है 60 रुपये, मगर बाज़ार में जो आलू दर्जा अव्वल है वो 80 से 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोम आलू की जो कीमत है वो 55 रुपये मुकर्रर है, जबकि दर्जा दोम का जो आलू है वो 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की बात की जाए तो प्याज दर्जा अव्वल की जो कीमत है वो 65 रुपये मुकर्रर है, जबकि दर्जा अव्वल प्याज बाज़ार में 80 से 90 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 60 रुपये मुकर्रर है, जबकि ये भी 70 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर जो है वो 45 रुपये उसकी फ़ी किलो कीमत मुकर्रर है दर्जा अव्वल की, ये भी जो है वो 80 से 90 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का जो टमाटर है वो 40 की बजाय 60 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की जो कीमत है वो 650 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है सरकारी, मगर अदरक जो है वो ओपन मार्केट में 800 से 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन जो है वो 330 रुपये उसकी सरकारी कीमत मुकर्रर है, जबकि ये भी 500 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मेथी और भिंडी जो है वो इसकी सरकारी कीमत 100 रुपये मुकर्रर है, जबकि ये 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर सब्जियों की बात की जाए तो शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी, करेला, कद्दू, टिंडा, तमाम जो सब्जियां हैं मौसम गर्मा की, ये मुकर्रर करदा सरकारी नुर्खों में जायद में फ़रोख्त की जा रही हैं। जायद नुर्खों में सब्जियां खरीदने वाले जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो सरकारी नुर्खनामे पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाती। एक मजाक बनकर रह चुका है सरकारी नुर्खनामा, कोई भी इस पर जो है वो अमल दरामद करवाने के लिए तैयार नहीं है। इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज बन चुका है इस पर अमल दरामद करवाना, और महंगी सब्जियां जो खरीदने वाले शहरी हैं वो मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि इंतज़ामी गफलत का नोटिस लिया जाए और सरकारी नुकनामे पर अमल दरामद करवाने के लिए जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उन्हें फ़ाल किया जाए और शहर भर में जो सब्जियों की फ़रोख्त है वो सरकारी नुकनामे के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि रेट क्या चल रहे हैं, लोग कितने परेशान हैं और एक्चुअली लोगों की ये प्रॉब्लम है भी। सो अब हमने आगे बढ़ना है और सेगमेंट शामिल करना है बचत बाजार। किन ब्रांड्स पर ऑफ लगी है जी? उनसे लंदन पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जी 50% ऑफ होगा, अप टू 50% ऑफ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जी चैनबन पर अप टू 50% ऑफ है। सना सफीनास पर भी अप टू 50% ऑफ। द नेक्स्ट ट्रेंड इज ईडन रोब, अगर आप यहाँ जाएंगे तो अप टू 25% ऑफ है जी। तो ये तो थे जी हमारे सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट जो हमने शामिल करना है वो है जी आज की हेल्दी टिप। कुछ लोग कहते हैं कि जी रात को नींद अच्छी नहीं आती है, तो आपको अच्छी और हेल्दी नींद के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है? शाम को रोशनी की हद मुकर्रर कीजिए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाइट जितनी आप मैनेज करके इस्तेमाल करेंगे उतनी आपकी आंखें कम मुतासिर होंगी, थकेंगी कम, तो नींद आपको अच्छी आ जाएगी। अगर आप अपना एक टाइम मुकर्रर कर लेंगे सोने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं
वो कहते हैं कि जी अगर बहुत टाइम गुजर जाए यानी 11, 12, 1 बज जाए तो उसके बाद उनकी नींद मुतासिर रहती है, नींद नहीं आती। सो अपना एक टाइम मुकर्रर कर लें, उस पर अगर आप सोएंगे तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। आपके सोने की जगह आरामदेह होनी चाहिए। कुछ लोगों को अपनी जगह के अलावा कहीं नींद ही नहीं आती और एक्चुअली ऐसा होता भी है। सो आरामदेह नींद के लिए जगह का तयन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका पिलो, आपका कंफर्ट लेवल किस तरह का है, आपके रूम में लाइट कितनी है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो इन चीज़ों को डिसाइड करना वाकई आपकी आरामदेह नींद का जो है वो तयन करता है। आपका अपना रूम हो, आपकी अपनी जगह हो, आपका पिलो जो है वो अच्छा हो, ये सब चीज़ें आपकी नींद अच्छी करने में मदद देती हैं। फिर कुछ लोग ज़हनी तौर पर अगर टेंशन में हों तो उनको भी नींद अच्छी नहीं आती है। जितना माइंड फ्रेश करके सोएं आपकी नींद अच्छी होगी। दिन की रोशनी जो है वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए कहते हैं मॉर्निंग वॉक जो है वो सजेस्ट करते हैं। बाहर निकलें, आपकी आंखों को ये रोशनी जो है ठंडक बख्शती है। इससे पहले जी सोने से पहले काम जो आपके हैं अगर वो आप निपटा लेंगे, आपके सर पे कोई बोझ नहीं होगा कि मेरा ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये काम रह गया, वो भी आप टेंशन में रहते तो सारी रात आपको ऐसे लगता है आपका दिमाग चल रहा है। इसके बाद कैफ़ीन से दूर रहें। वो लोग जो कि चाय कॉफ़ी के शौकीन हैं, अगर सोने से पहले वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अच्छी नींद ले सकेंगे। ये कुछ मशवरे हैं जो कि नींद के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।